तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, फिर शीत युद्ध भी खत्म हो गया। दुनिया जो दो खेमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ, उसमें से एक खेमा बिखर गया। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो एक बहुत बड़ा सवाल उठा, अब दुनिया का बॉस कौन है? सही बात है। क्या दुनिया एक ध्रुवीय हो गई जहां बस अमेरिका का ही सिक्का चलेगा? और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो बताते हैं कि अमेरिकी दबदबे को चुनौती देने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में सत्ता के नए केंद्र कैसे उभर रहे थे। मतलब सिर्फ अमेरिका ही नहीं? हाँ, ये नोट्स मुख्य तौर पर 3 कहानियों पर फोकस करते हैं। यूरोपीय संघ यानी ईयू, फिर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान, और जाहिर है चीन का जबरदस्त उदय। तीनों ही बहुत अलग अलग कहानियां हैं। हाँ, तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा होगा। पहले यूरोप चलेंगे और देखेंगे कि कैसे जंग की राख से उठकर एक महाद्वीप में एक अनोखा राजनीतिक और आर्थिक संघ बनाया। फिर हम एशिया का रुख करेंगे और सहयोग के एक बिल्कुल अलग मॉडल आसियान शैली को समझेंगे। और आखिर में हम चीन के उस आर्थिक चमत्कार की पड़ताल करेंगे जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत यूरोप से करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की तस्वीर सोचकर भी डर लगता है। शहर मलबे में तब्दील हो चुके थे, अर्थव्यवस्थाएं तबाह थीं। और सबसे बड़ा खौफ ये था कि सदियों पुरानी दुश्मनियां, हाँ, कि वो कहीं फिर से सिर न उठा लें। उस वक्त यूरोप के नेता किस उलझन में फंसे होंगे। ये एक ऐतिहासिक चौराहा था। मतलब उनके सामने 2 ही रास्ते थे। एक, वापस उसी पुरानी दुश्मनी और नेशनल प्राइड के खेल में लग जाओ जिसने उन्हें 2 विश्व युद्ध दिए, और दूसरा, या फिर कुछ ऐसा बनाओ जो पहले कभी नहीं हुआ हो। एक ऐसा सिस्टम जहां देश मिलकर काम करें, जहां दुश्मनी की जगह सहयोग ले ले। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये अपनी पूरी तारीख को चुनौती देने जैसा था। और इसी मौके पर अमेरिका ने एंट्री ली, मार्शल योजना के साथ। हाँ, ये नोट्स बताते हैं कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल पैकेज नहीं था, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा था, है ना? बिल्कुल। मार्शल योजना टेक्निकली तो यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी मदद थी, लेकिन इसका असली कमाल कुछ और था। 1948 में इसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना। अच्छा। अमेरिका ने पैसा देते हुए एक शर्त रखी कि तुम सब देश आपस में मिलकर तय करो कि पैसा कैसे खर्च होगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा। वाह। इसने दुश्मनों को एक टेबल पर बैठने और साझा आर्थिक हितों के बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया। यहीं से मतलब एकीकरण का बीज पड़ा। अच्छा, तो शुरुआत आर्थिक सहयोग से हुई। फिर जैसा कि नोट्स में लिखा है, 1949 में यूरोपीय परिषद बनी, जो राजनीतिक सहयोग की तरफ पहला कदम था। हाँ, एक कदम आगे। और फिर 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसका मतलब है कि धीरे धीरे ये देश एक दूसरे के करीब आ रहे थे। हाँ, और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इस धीमी ट्रेन में रॉकेट इंजन लगा दिया। बर्लिन की दीवार का गिरना। बिल्कुल, बर्लिन की दीवार का गिरना और सोवियत संघ का टूटना। अचानक पूर्वी यूरोप के वो देश जो सोवियत चंगुल में थे, आजाद हो गए और उन्होंने भी इस क्लब में शामिल होने की इच्छा जताई। तो इसी माहौल में 1992 में यूरोपीय संघ की औपचारिक स्थापना हुई। हाँ, ईयू की। और यहाँ से ये सिर्फ एक ट्रेड ब्लॉक नहीं रहा। नोट्स में जो बातें लिखी हैं वो हैरान करने वाली हैं। यूरोपीय संघ ने एक विशाल देश की तरह काम करना शुरू कर दिया। एक तरह से, हाँ। मतलब उनका अपना झंडा, अपना गान, एक साझा मुद्रा, यूरो, एक साझा विदेश और सुरक्षा नीति भी। ये तो इतिहास में एक बिल्कुल नया प्रयोग था, जहां देश अपनी मर्जी से अपनी आज़ादी का एक हिस्सा एक बड़ी पहचान के लिए छोड़ रहे थे। ये इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू है। इतिहास में साम्राज्य तलवार के दम पर बनते थे, देशों को जीतकर। यूरोपीय संघ पहला ऐसा उदाहरण है जहां देश स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी संप्रभुता, मतलब अपने फैसले लेने की आज़ादी, हाँ, उसका कुछ हिस्सा साझा कर रहे हैं ताकि वो सब मिलकर ज्यादा ताकतवर बन सकें। और इसका असर देखिए, 2005 तक यूरोप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। अमेरिका से भी बड़ी। उस वक्त उसकी कुल जीडीपी अमेरिका से भी ज्यादा थी और उनकी मुद्रा यूरो डॉलर के दबदबे के लिए एक असली चुनौती बनकर उभरी। और सैन्य ताकत, नोट्स में इसका भी जिक्र है। अगर आप सभी सदस्य देशों की सेनाओं को मिला दें तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बनती है। और ये मत भूलिए कि इसके 2 सदस्य, फ्रांस और ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। सही। तो आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य हर लिहाज से ये एक महाशक्ति बन गया। लेकिन एक मिनट, क्या ये संयुक्त सेना वाकई में एक सेना है
या सिर्फ कागज पर? हाँ, अच्छा सवाल है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा संकट आता है, जैसे इराक युद्ध का मामला था, तब तो जर्मनी और फ्रांस अमेरिका के खिलाफ थे और ब्रिटेन साथ। हाँ, वो मतभेद तो साफ दिखा था। देश तो अपनी अपनी पॉलिसी पर ही चलते दिखे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी दुविधा है। कागज पर वो एक हैं, लेकिन हकीकत में राष्ट्रीय हित अक्सर साझा नीति पर भारी पड़ जाते हैं। अच्छा। इराक युद्ध इसका क्लासिक उदाहरण था। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखना या डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों का यूरो अपनाने से इनकार करना, ये सब इसी अंदरूनी खींचतान को दिखाता है। तो वो एक है पर फिर भी अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो यूरोप की कहानी से एक बात तो साफ है, आपसी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आना मुमकिन है, पर इसकी प्रक्रिया बहुत औपचारिक और नियमों में बंधी हुई है। हाँ, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन क्या सत्ता का केंद्र बनने का यही एकमात्र रास्ता है? चलिए एशिया चलते हैं, जहाँ के देशों ने सहयोग का एक ऐसा मॉडल अपनाया जो कहीं ज्यादा अनौपचारिक है और व्यक्तिगत रिश्तों पर टिका हुआ। हमारे नोट्स बताते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की चुनौतियां यूरोप से अलग थीं। उन्हें उपनिवेशवाद झेलना पड़ा, फिर शीत युद्ध में महाशक्तियों के दबाव का सामना करना पड़ा। और अंदरूनी तौर पर गरीबी, पिछड़ापन और राष्ट्र निर्माण की चुनौती तो थी ही। हाँ, और उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जो टकराव से बचाए। वे ना तो सोवियत गुट में जाना चाहते थे, ना ही अमेरिकी गुट में। और वो एक दूसरे से भी लड़ना नहीं चाहते थे। इसी जरूरत में से एक अनोखी चीज निकली, जिसे आसियान शैली या ASEAN वे कहा गया। आसियान शैली, ये सुनने में बड़ा दिलचस्प है। ये है क्या असल में? क्या ये कोई नियम कानून की किताब है? यही सबसे दिलचस्प बात है। ये कोई किताब है ही नहीं। अच्छा। आसियान ने यूरोप का मॉडल कॉपी नहीं किया। यूरोप ने पहले नियम बनाए, संस्थाएं खड़ी की और फिर उम्मीद की कि दोस्ती होगी। आसियान ने ठीक उल्टा किया। उन्होंने पहले दोस्ती, आपसी बातचीत और भरोसे पर जोर दिया और संस्थाओं को बहुत ढीला डाला रखा। ये आसियान शैली सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि कूटनीति का एक बिल्कुल अलग दर्शन है। टकराव से बचो, मिलकर बात करो। बस। वाह। तो इसी सोच के साथ 1967 में बैंकॉक घोषणा पर दस्तखत हुए और आसियान बना। संस्थापक सदस्य थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और उनके उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य बहुत सीधे और प्रैक्टिकल थे। पहला, मिलकर आर्थिक विकास तेज करना, ताकि गरीबी और पिछड़ेपन से लड़ा जा सके। उनका मानना था कि जब पेट भरा होगा तभी शांति की बात होगी। सही बात है। और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के नियमों के आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना, यानी विकास और शांति को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। और ये संगठन भी वक्त के साथ बढ़ा हुआ। बाद में 5 और देश जुड़े। फिर 2003 में, जैसा नोट्स में लिखा है, आसियान ने 3 स्तंभों पर एक समुदाय बनाने का फैसला किया। हाँ, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये तो कुछ EU जैसा ही लगता है। लगता है पर है नहीं। मिसाल के तौर पर आसियान सुरक्षा समुदाय इस बात पर आधारित है कि सदस्य देशों के बीच के विवादों को कभी भी सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना है। मतलब आपस में शांति बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। ये किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं बना है। इसी के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच मतलब ARF बनाया गया, जहां सब मिलकर सुरक्षा मामलों पर बात करते हैं। और आर्थिक मोर्चे पर इनका लक्ष्य एक साझा बाजार बनाने का है। लेकिन नोट्स में एक आंकड़ा है जो कहता है कि आसियान की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, EU या जापान के मुकाबले बहुत छोटी है। हाँ, अभी तो छोटी है। तो फिर ये एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र कैसे हुआ? आकार से ज्यादा यहाँ रफ्तार माने रखती है। हाँ, आज ही छोटा है, लेकिन ये दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाले क्षेत्रों में से एक है। इसकी असली ताकत इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार में नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियों जैसे अमेरिका, चीन, जापान, भारत के लिए एक बिजनेस हब और एक जरूरी बातचीत का मंच बनने में है। हर बड़ी ताकत आसियान से अच्छे रिश्ते रखना चाहती है। यही इसकी शक्ति है। ठीक है, तो हमने 2 मॉडल देखे, एक यूरोप का जो नियमों पर बना है, दूसरा आसियान का जो लचीलेपन पर आधारित है। अब तीसरे और शायद सबसे ताकतवर वैकल्पिक केंद्र चीन की बात करते हैं। जिसकी कहानी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये किसी संगठन की नहीं, बल्कि एक देश के कायापलट की कहानी है। आज हम चीन को एक आर्थिक सुपर पावर के तौर पर जानते हैं, लेकिन नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि 1978 से पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। चीन एक बंद, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी जो सोवियत मॉडल पर चल रही थी। विदेशी व्यापार लगभग शून्य था और लोग बहुत करीब थे।
तो ये बदलाव आया कैसे? उस वक्त चीन के नेता समझ गए थे कि माओ का रास्ता अब और नहीं चल सकता। दुनिया से जो वो कटकर अलग थलग रहते थे, उस चीज को खत्म करना जरूरी था। बदलाव की शुरुआत 1970 के दशक में हुई। अच्छा। 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा: खेती, उद्योग, सेना और साइंस टेक्नोलॉजी। और फिर आया वो ऐतिहासिक मोड़ 1978, जब नेता देंग शाओपेंग ने खुले द्वार की नीति का ऐलान किया। ओपन डोर पॉलिसी। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ खटक रहा है। 1978 में चीन एक कट्टर कम्युनिस्ट देश था। खुले द्वार की नीति और विदेशी पूंजी को बुलाना, ये तो उनके विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ था। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो था। तो देंग शाओपेंग ने अपनी पार्टी के अंदर इस भारी बदलाव को सही कैसे ठहराया होगा? ये एक शानदार सवाल है। देंग ने इसे विचारधारा की लड़ाई नहीं बनाया। उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल नारा दिया: बिल्ली काली हो या सफेद, इससे क्या फर्क पड़ता है जब तक वो चूहे पकड़ती हो। अरे वाह! इसका मतलब था, हमें इस बहस में नहीं पड़ना है कि हमारा सिस्टम कम्युनिस्ट है या कैपिटलिस्ट। हमें वो करना है जो चीन को गरीबी से बाहर निकाले। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने विरोधियों को चुप करा दिया। और उन्होंने सोवियत संघ वाली गलती भी नहीं दोहराई, जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। जहां तक मुझे याद है, शॉक थेरेपी का मतलब था कि रातों रात सब कुछ बदल दो, सरकारी कंपनियों को बेच दो, बाजार को पूरी तरह खोल दो। एक झटके में पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश। तो चीन ने इससे परहेज क्यों किया? क्योंकि चीन ने देख लिया था कि रूस में शॉक थेरेपी से पूरी अर्थव्यवस्था और समाज बिखर गया था। चीन ने धीरे चलो की नीति अपनाई। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप खोला। कैसे? पहले सिर्फ कुछ छोटे छोटे इलाकों में प्रयोग किए। 1982 में खेती का निजीकरण किया, जिससे किसानों की आय बढ़ी। फिर 1998 में जाकर बड़े उद्योगों का निजीकरण किया। उन्होंने विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जो दुनिया के लिए एक तरह की खिड़कियां थीं। और इसका नतीजा तो हम सब जानते हैं। नोट्स में जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। हाँ, और चीन की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगी। और देखते ही देखते चीन विदेशी निवेश (FDI) के लिए दुनिया की सबसे पसंदीदा जगह बन गया। अगर हम इसके वैश्विक असर को देखें, तो आज चीन के पास इतना बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार है कि वो उसके दम पर पूरी दुनिया में निवेश कर रहा है। अफ्रीका में बंदरगाह, लैटिन अमेरिका में खदानें, यूरोप में कंपनियां। मतलब उसकी आर्थिक ताकत इतनी ज्यादा है कि वो वैश्विक मामलों में अपनी शर्तों पर बात कर सकता है। बिल्कुल, IMF और वर्ल्ड बैंक में उसका दबदबा बढ़ रहा है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक स्याह पहलू भी है। नोट्स इस अविश्वसनीय विकास की चुकाई गई कीमत का भी जिक्र करते हैं। हाँ, और ये कीमत बहुत बड़ी है। सबसे पहले बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था बदली तो लाखों लोग अपनी पुरानी सरकारी नौकरियां खो बैठे। आज भी करीब 10 करोड़ लोग काम की तलाश में हैं। और असमानता? दूसरा, असमानता। विकास का फायदा मुख्य रूप से पूर्वी तट के शहरों को मिला, जबकि देश के भीतरी ग्रामीण इलाके बहुत पीछे रह गए। अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी हो गई है। और पर्यावरण का क्या? उसकी तो शायद सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है। बिना किसी शक के, दुनिया की फैक्ट्री बनने की होड़ में चीन के शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाने लगे। नदियां जहरीली हो गई। और भ्रष्टाचार भी? हाँ, भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरा। तो हाँ, चीन एक आर्थिक चमत्कार है, लेकिन इस चमत्कार के कई नकारात्मक परिणाम भी हैं जिनसे वो आज भी जूझ रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। शीत युद्ध के बाद दुनिया सिर्फ एक ध्रुवीय नहीं हुई। हमने सत्ता के 3 बिल्कुल अलग-अलग वैकल्पिक केंद्र देखे। एक तरफ यूरोपीय संघ का गहरा, नियमों पर आधारित एकीकरण का मॉडल, दूसरी तरफ आसियान का लचीला, आपसी समझ और बातचीत पर टिका मॉडल, और तीसरी तरफ चीन का एक अकेली ताकत के तौर पर सरकार के नियंत्रण में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक महाशक्ति बनने का मॉडल। और ये तीनों मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, ये बताते हैं कि दुनिया अब किसी एक देश के इशारे पर नहीं चलती। ये एक बहुध्रुवीय दुनिया है, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों की अपनी ताकत है, अपने नियम हैं और अपना प्रभाव है। मतलब अमेरिका आज भी सबसे शक्तिशाली देश हो सकता है, लेकिन वो अब अकेला सुपर हीरो नहीं है। इस कहानी में कई और अहम किरदार आ चुके हैं। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये नोट जो हमने देखे हैं, ये 2000 के दशक की शुरुआत की तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, ये 20 साल पुरानी बात है। इन घटनाओं ने इन वैकल्पिक शक्ति केंद्रों की कहानी को कैसे बदला होगा? क्या ये आज भी उतने ही ताकतवर हैं, या फिर वो अपनी शक्ति की कुछ नई अनचाही सीमाओं का सामना कर रहे हैं?